हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को श्योर शॉट मेथड बताऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने का। दोस्तों, इस मेथड को मैंने काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद मैंने इसको इन्वेंट किया है। ऑल्दो कोई एक नई चीज़ नहीं है और आप लोग जानते जानते भी हैं, जैसे कि कोई भी नया इन्वेंशन कोई नया चीज़ नहीं होता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। बस उसको खोज करने वाला या उसको उस नज़र से देखने वाला व्यक्ति उसको इन्वेंट करता है। सिमिलरली मैंने जैसे मेरा जो बेस है इस मेथड का, जो जिसको मैं श्योर शॉट मेथड कहता हूँ, इस श्योर शॉट मेथड में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बहुत अच्छे तरीके से डिकोड किया है और उस डिकोडिंग के बेसिस पे मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनर का माइंड क्या होता है या यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है, यूपीएससी का क्या डाटा बेस है जहाँ से वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, या वो टॉपिक या सब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पिक आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने जो आप लोगों को प्रॉमिस किया था हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं 8 9 10 जितने भी टॉप सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का मैंने डिकोडिंग कर दिया है। ऑलमोस्ट 90-95% मैंने डिकोडिंग कर दिया है। अब उसको एक आपको रिप्रेजेंटेटिव वे में आप लोगों को उसका एक प्रोजेक्ट बना के और मैं आप लोगों के सामने अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं पहला सब्जेक्ट लिया हूँ पॉलिटी, और इस पॉलिटी में मैं आप लोगों को प्रीलिम्स को डिकोड किया हूँ। अच्छा, जो ये मेथड मैं कहता हूँ श्योर शॉट डिकोडिंग मेथड, या जो ये डिकोडिंग है इसको कैसे किया है मैंने, वो उसके लिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट शुरू कर लूँगा, तब मैं स्टार्ट करूँगा कि कैसे कैसे मैंने इसको डिकोड किया है। तो उस मेथड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग उस मेथड को नहीं समझेंगे कि हाउ आई हैव डिकोडेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू नो द ब्रेन एंड द माइंड ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेमवर्क, तो तब तक आप लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो मेरा लैंग्वेज बाईलिंगुअल रहेगा, ऑल्दो आई कैन स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश बोथ, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन का इस तरह सा अपना मोड है कि थोड़ा सा बाईलिंगुअल हो गया है इसमें। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आई थिंक नॉर्दर्न साइड वाले लोग तो कप अप कर लेंगे, शायद साउथर्न वाले नहीं कर पाएंगे, बट आई एम सॉरी फॉर देम। लेकिन अगर आप लोग कहिएगा तो प्योरली मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी एक वीडियोस बना दूंगा, मैं डबल मेहनत कर दूंगा, कोई नहीं, क्योंकि कंटेंट तो मेरे पास है, बस उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला जो रहेगा इंग्लिश रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें, चूँकि इंग्लिश मीडियम में सारे कंटेंट हैं, तो उनके लिए एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। आप गूगल क्रोम में जो जितने भी डाटा हैं गूगल क्रोम में खोलिएगा, उसमें ट्रांसलेटर क्लिक कर दीजिएगा, तो सारे के सारे डाटा ट्रांसलेट हो जाएंगे। अगर तब पर भी नहीं होता तो मैं इसका ट्रांसलेटेड वर्जन का एक अलग पेज बना दूंगा, इसका जो पोस्ट होगा, कंटेंट होगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस डिकोडिंग मेथड के बारे में बता रहा था आप लोगों की, वो डिकोडिंग मेथड है क्या। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन जो है अपने प्रीवियस ईयर के और सिलेबस के बेसिस पे बनाता है क्वेश्चन, तो उसको समझना ज़रूरी है थोड़ा सा। सब कोई कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर भी लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं या क्रैक्स नहीं ढूंढ पाते हैं कि यूपीएससी किस ट्रैक पे है। तो हम उस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उस तरह से रीअरेंज किया है, डिकोड किया है, कि आप यूपीएससी के ट्रैक को समझ सकते हैं कि यूपीएससी किस ट्रैक पे जा रहा है और किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। बैकग्राउंड के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा रूम है ये वाइट बैकग्राउंड बोर्ड का था, लेकिन लाइटिंग इधर से प्रॉपर नहीं था, तो ड्यू टू दैट लाइटिंग मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। और टेक्निकल बहुत सारे थोड़े से फॉल्ट होंगे, तो उस सब के लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा, बट द कंटेंट एंड द नॉलेज विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू विल बी वेरी 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 क्लियर। तो इसमें मैं अब डिकोडिंग मेथड को बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है कि यूपीएससी, मैं पहले बताया कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे बनाता है यूपीएससी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उनका बेस होता है, कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि उनके पास जो डाटा बेस है, उनके पास डाटा बेस है, उस डाटा बेस से क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पिक करते हैं।
लेकिन डाटाबेस से क्वेश्चन कैसे पिक करते हैं, या तो प्रीवियस ईयर में पहले पूछ चुके हों तो उसका नेक्स्ट लेवल का, जैसे अगर कोई पूछे कि ये कैसे बना है तो फिर क्यों बना है या किस लिए बना है, उसी का एडवांस वर्जन इम्प्रोवाइज करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। एक तो डाटाबेस का वहाँ से क्वेश्चन पिकअप करता है कि कोई टॉपिक उसके डाटाबेस में है और वहाँ से क्वेश्चन उठाया और उसका एडवांस वर्जन वो पूछते पूछते जा रहा है एक लेवल तक। दूसरा क्या तरीका होता है कि उनके डाटाबेस में जो चीज़ें दी हुई हैं उससे, उस डाटाबेस में जो उन्होंने उनके पास डाटाबेस में जो चीज़ें उन्होंने सिलेबस मेंशन करके रख रखा है, अगर उन टॉपिक में से कोई ऐसा टॉपिक न्यूज़ में है जो कि काफ़ी बर्निंग इशू बन गया है, तो वहाँ से वो फंडामेंटल क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहते हैं वो एक्चुअली में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं होता है, वो उनका डाटाबेस का क्वेश्चन होता है जो कि एक न्यूज़ में होता है। तो ये देखने का पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है कि आप लोग कहते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो यू डोंट नो कि व्हाट आर करेंट्स न्यूज़, और मान लो कि कोई न्यूज़ छूट गया आपको या मिसिंग है तो आप लोग कहोगे कि पता नहीं कहाँ से पूछ दिया है। तो अगर लेकिन ये जाने कि अगर आप उनके डाटाबेस को समझ गए तो उनकी डाटाबेस को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आई एम वेरी वेरी मच श्योर कि आप 90% क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन अगर एवरी ईयर पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज, अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो उस 20 क्वेश्चन में से आप 18 से 17 से 18 क्वेश्चन आप श्योर शॉर्ट मेथड से कर पाएंगे। इसका मतलब 85 to 95% आपकी एक्यूरेसी होगी और बहुत ईजिली कर पाएंगे। और जब आपको चीज़ें पहले से पता होगी, लोग अभी जो टेस्ट सीरीज कराते हैं, जो कोचिंग वाले कराते हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इसको इन्वेंट क्यों नहीं किया, और आप लोग अप्रिसिएट करेंगे जो चीज़ें मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कितना इसको सिंप्लीफाई मैंने डिकोडिंग कर दिया है बाय माय डिकोडिशन। मैं जो डिकोड किया है उस डिकोड से ये काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया, आपको इतना ईजी लगने लगा है कि हाँ यार इन इन चीज़ों को तैयार कर लिया जाए तो इट्स वेरी वेरी इजी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो मैं अब उस नज़र से बताऊंगा, जैसे मैं दिखाऊंगा कि ये टॉपिक जो है यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसका मतलब दैट टॉपिक आर इन देयर डाटाबेस और वहाँ से वो क्वेश्चन इम्प्रोवाइज कर करके बना रहे हैं। इफ़ दैट टॉपिक इज ऑल्सो इन न्यू देर इज़ अ हाईली चांसेज, 90% ऐसे चांसेज हैं कि वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है ना। तो इस बात को अब हम लोग देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पॉलिटी में यहाँ जितने 9-10 सब्जेक्ट्स हैं उन 10-9 सब्जेक्ट्स में से पॉलिटी को मैंने पिकअप किया है और पॉलिटी को मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड किया हूँ। अब इसको मैंने जब डिकोड किया हूँ तो इसको डिकोड करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि पहला बेसिस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड सेकेंड इज़ वो न्यूज में अगर कोई इशू है तो उसके बेसिस पे मैंने इसको डिकोड किया है और क्वेश्चन यूपीएससी उसी बेसिस पे बनाता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि यूपीएससी का जो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे डिकोड किया हूँ। और अभी पॉलिटी का जो सब हेडिंग है पार्लियामेंट, क्योंकि एक बार में पॉलिटी एक लेक्चर में पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है और बता पाना पॉसिबल नहीं है। मैं बताने को बता, लेकिन 4-5 घंटे का वीडियो हो जाए नो बडी विल बी इंटरेस्टेड टू वॉच दैट मच आवर वीडियो। तो मैं सोचा हूँ कि 20-25-30 मिनट का एक एक सब्जेक्ट का सब हेडिंग सब टॉपिक को मैं बताते जाऊँगा, और थोड़ा सा रिलीज़ भी होगा और आपका वो चैप्टर तैयार भी होता जाएगा। तो आप कैसे तैयार करेंगे, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा उन क्वेश्चन को समझेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे, और इसके लिए रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं। क्या रिसोर्सेज आपका एकमात्र लक्ष्मीकांत बुक रहेगा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि जो जैसे मैंने मान लो पार्लियामेंट पढ़ा दिया और क्वेश्चंस बता दिए, अब इन टॉपिक्स को आप जाके वहाँ लक्ष्मीकांत में पढ़ लेंगे और जो जो पॉइंट्स मैंने वहाँ दिए हैं उसको वहाँ पे हिंट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और लिख देंगे कि वो क्वेश्चन आया हुआ 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, इस तरह से। तो आपको एकदम विजनरी एकदम एकदम आंखों से चमकेगा, दिखेगा कि हाँ क्वेश्चन है। और जब लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम होगा तो ये जो 20 टॉपिक मैंने बताए हैं उनको ही आप रिवाइज करके जाएंगे। लक्ष्मीकांत में 500 पेज, 550 पेज का चैप्टर है और पता नहीं 40, 50, 55 टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं। उनमें अगर सब पढ़ के जाते हैं तो याद नहीं रहता है। और यही होता है, कोई भी कोचिंग चाहे जितने भी ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं वो क्या करते हैं कि सब पढ़वा देते हैं, हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन का एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो उतना ही इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकता है, उसको कैरी ऑन कर सकता है उस एग्जामिनेशन हॉल तक। तो ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो,
इसीलिए मैं अपने मेथड को श्योर शॉर्ट मेथड करता हूँ कि इन्हीं 20 टॉपिक को पढ़िए। ये पॉलिटी का केवल मैंने 20 टॉपिक बताए हैं, केवल इनको पढ़िए, इनसे ही 20 में 18-17 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड 50-60% पे तो आपका प्रीलिम्स कट ऑफ हो जाता है, तो मैं तो 80-90% का एक्यूरेसी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बिलीव कीजिए मेरे में और मेरी इस डिकोडिशन को देखिए, क्या ऐसे ब्लाइंड बिलीव मत कीजिए, मैं तो एकदम आंखों से दिखा रहा हूँ आपको, मैं डाटाबेस सारा तैयार किया हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मैंने 20 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, 2011 से 20 तक के मैंने क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किए हैं, जिसमें मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, और पार्लियामेंट के बारे में डिकोड किया हूँ कि पार्लियामेंट से किस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा लिस्टिंग में ब्रीफ में बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं श्योर शॉर्ट टॉपिक के लिए। जो श्योर शॉर्ट मैंने जो यहाँ पे कह रहा हूँ, श्योर शॉर्ट टॉपिक जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, उसमें जो पॉलिटी का जो श्योर शॉर्ट टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है आपका पार्लियामेंट, दूसरा चैप्टर है आपका जुडिशरी, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। आप इसके ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से मेरे को डाटाबेस मिलते गया मैं उसी तरह से बनाते गया। आप उसको सीक्वेंस में रख सकते हैं या कोई सीक्वेंस इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा फंडामेंटल है, चौथा है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड छठा है प्रियम्बल, सातवां है पंचायत राज एंड लोकल गवर्नमेंट्स और पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, इनसे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8वां टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हर साल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी जितने भी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारे शेड्यूल्स हैं, और उन शेड्यूल्स में भी कौन कौन से ऐसे शेड्यूल्स हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। तो वो आप देखेंगे कि 5, 6, 9, 10 और 7 ये जो शेड्यूल्स हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट 9th जो टॉपिक है या सब हेडिंग है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो कि कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट कवर करता है, जैसे 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, 1942 एक्ट, जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उन सारे एक्ट से क्वेश्चन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन जो पूछता है वो। नेक्स्ट जो 10th टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन। इसके लिए तो आपको कुछ कहीं, क्योंकि रिसोर्सेज इसके नहीं हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उसमें जो आंसर दिए हैं उन्हीं क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लीजिए तो आपके, और जो इसमें कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे रखे हैं तो उनको केवल तैयार कर लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन तो श्योर हो ही गया कि आपका क्वेश्चन एक आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन 2-4 क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको भी कंक्लूड करके रखा है। सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछता है, तो यहाँ से मैंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी एक टॉपिक रखा है। प्रेसिडेंट, गवर्नर और इमरजेंसी प्रोविज़न, ये जो 3 टॉपिक हैं इन तीनों को मैंने एक पास रखे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट या इमरजेंसी या गवर्नर और स्टेट रूल जो होता है उससे रिलेटेड एक ही है, फंक्शन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये एक में ही टॉपिक रखा हूँ। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, या जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 15th टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल। अभी ये रिसेंटली स्टार्ट किया है, पहले नहीं पूछा था, 2016, 17, 18 से पूछना स्टार्ट किया है। पहले तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा पूछता था, अब लेकिन जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल को राज्यसभा की तरह देखा जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट, लोकसभा की तरह देखा जाता है। जैसे लोकसभा में पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह बाई कैमरल जो हैं कुछ स्टेट्स, उनमें स्टेट लेजिस्लेचर को लोकसभा के पैरेलल माना जाता है और स्टेट काउंसिल को राज्यसभा के पैरेलल माना जाता है। उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक को भी मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है 17 पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, अब जैसे आप लक्ष्मीकांत उठा के देखें, लक्ष्मीकांत में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, लेकिन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हार्डली 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे बॉडीज हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आप उनको आप तैयार करेंगे, केवल उन्हीं को तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि जब पिछले 10 सालों में बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन नहीं पूछा है तो बाकी का हम क्यों पढ़ें, उन्हीं को क्यों नहीं पढ़ें जो उनको यूपीएससी पूछ रहा है। अच्छा, यूपीएससी का यहाँ एक मंत्र और दे दूँ, यूपीएससी वही पूछता है जो पूछते आया है।
ही नेवर आस्क एनी न्यू थिंग। और लोग इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी मच प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत सारे हैं, तो सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, 3 से 4 या हार्डली 5 ऐसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। केवल उन्हीं को तैयार कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना। जो फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट वाले हैं वो लोग बिलीव करिए मेरे पे, इवन जो हायर अटैम्प्ट वाले हैं वो भी इस विजन को जो मैं दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको वो भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट वाले हैं वो ब्लाइंडली मेरे को फेथ कीजिए और केवल इनको तैयार करके जाइए। आप 20 में 18 क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व विथ वेरी मच कॉन्फिडेंट, कोई कन्फ्यूजन के साथ नहीं, एकदम श्योरिटी के साथ। लेकिन ये जो टॉपिक्स बताए इनके फुल डिटेल्स आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछता है। सेंटर स्टेट रिलेशन वाले में मैं इसको रख सकता था, लेकिन फेडरलिज्म वाले एक अलग टॉपिक मैंने लिया है, इसलिए इसको रखा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं कहीं इनमें डाल नहीं पाया, बाकी 19 के टॉपिक में डाल नहीं पाया, तो उनको मैंने मिसलेनियस बना दिया। लेकिन ये भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इनके क्वेश्चन पूछने का भी रीज़न है। यूपीएससी की सबसे खासियत अच्छी बात ये है कि वो रैंडम कुछ भी नहीं पूछता है, उनके पूछने का एक रीज़न होता है, और इसी वजह से वो यूपीएससी आई लाइक मस्ट, ठीक है ना, क्योंकि उनका कुछ भी रैंडम नहीं होता पूछने का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट चैप्टर को। अब पार्लियामेंट चैप्टर में, अब पार्लियामेंट को भी मैंने डिकोड किया हुआ है, सब हेडिंग में डिकोड किया हुआ है कि ये, उसमें भी मैंने 12-13 टॉपिक हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 टॉपिक में, 12 सब टॉपिक में मैंने उसको निकाल रखा है कि पार्लियामेंट के भी, अब पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर नहीं, पार्लियामेंट के भी कुछ बेसिक एरिया हैं उनको आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ईयर मतलब रैंडम रखा हूँ तो आप उसको सीक्वेंस में देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन यूपीएससी पिछले 10 सालों में कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट से 2011 से लेकर 2020 तक टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब ऑन एन एवरेज कहें तो 3 से 4 क्वेश्चन, 3.5 क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी ने पूछा है। मतलब हाउ मच इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दिस। मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एकदम श्योर होते हैं कि आ रहे हैं क्वेश्चन। और उसमें भी मैंने और डिकोड कर दिया है कि उनमें भी वो कौन कौन सा टॉपिक है जिनको आप तैयार करके जाएँ तो आप वेरी मच कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ ये टॉपिक्स तो क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके उनके टॉपिक्स तैयार भी हैं। तो पहला टॉपिक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में आपको टोटल पढ़ना है, उसमें पैसा कहाँ से डाला जाता है, उसमें निकालने के लिए अथॉरिटी क्या होती है, क्या तरीका होता है उसका निकालने का, क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो तीन फंड हैं उनको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूनियन बजट। जो यूनियन बजट पास होता है, बजट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, बजट कैसे पास होता है, उसमें कौन से मोशन होते हैं जिसको पास करने के बाद से पैसे निकाले जाते हैं, और बजट से रिलेटेड जो भी मेन टर्म्स हैं, 3-4-5 टर्म्स हैं, उनको आपको करना है। नेक्स्ट है मोशंस ऑफ पार्लियामेंट और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो भी मोशंस 3-4 मोशंस हैं उनसे आपको क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उन मोशंस को आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड जॉइंट सीटिंग और जॉइंट सीटिंग। जो पार्लियामेंट के सीटिंग्स हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। तो कभी जॉइंट सीटिंग के बारे में पूछता है, कभी सीटिंग का कहता है कि अभी 2020 का ही क्वेश्चन था कि 2 सीटिंग के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए या कितने सीटिंग्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इन सारी चीज़ों को आप तैयार करेंगे। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस, कि पार्लियामेंट का किस तरह से कंट्रोल होता है और कौन कंट्रोल करता है पब्लिक फाइनेंस जो है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक टॉपिक है, वहाँ से आप चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा, और उससे क्वेश्चन एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री बहुत सारी कमेटी है, लेकिन जो ये मैं चैप्टर जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, इनमें से जो टॉपिक हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के, उन्हीं कमेटी को केवल आप पढ़ लीजिए, या कोई ऐसा कमेटी जो न्यूज़ में रहा है उस कमेटी को आप पढ़ लीजिए, तो आपका ये
तैयार हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है मनी बिल, कि मनी बिल क्या होता है, ठीक है ना। मनी बिल से रिलेटेड सारे चीज़ आपको तैयार करना है। और नेक्स्ट है कोई जो बिल है वो लोकसभा में पेंडिंग होता है तो क्या होता है, बिल के साथ क्या होता है, या राज्यसभा में पेंडिंग होता है तो क्या होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है। और नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लाट जो स्कीम है। ये टोटल 12 टॉपिक मैंने बनाए हैं, सब टॉपिक बनाए हैं पार्लियामेंट चैप्टर से। तो ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो पहला सब हेडिंग था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है कि द अथराइजेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसे निकालने होंगे तो इसकी अथॉरिटी किसको दी गई है, दैट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है और उस बिल के थ्रू पैसे निकाले जाते हैं, मतलब ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसी साल 2011 में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड द अदर रिसिप्ट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू, मतलब ये कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो भी पैसे टैक्सेस से या बाकी दूसरे मीन से कमाता है तो वो कहाँ डाला जाता है, दैट इज़ पुट इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है, 2011 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे पता चल गई है और आगे भी पता चली है कि जब यूपीएससी क्या करता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है तो एक ही साल में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन बना देता है। जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का 2020 में 2 क्वेश्चन, यहाँ देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 2 क्वेश्चन 2011 इटसेल्फ, ठीक है ना। क्वेश्चन टॉपिक वही रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक मेथड क्या करेंगे, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया दिया, पब्लिक अकाउंट दिया, डिपॉजिट्स एंड एडवांस फंड दिया, ये जो 4 फंड दिए इन चारों फंड के बारे में आप तैयार कर लेंगे। यूपीएससी का एक तरीका ये और भी है कि अगर उसने इस बार इस ऑप्शन के लिए क्वेश्चन पूछा है तो अगले साल हो सकता है कि इस ऑप्शन के लिए क्वेश्चन पूछ दे कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, इसका अथॉरिटी किसको होती है। तो ये 4 फंड आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आधार मेटा डाटा कैन बी स्टोर्ड। ये आप देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है ये क्यों पूछा है, क्योंकि इसमें देखिए एक आपके वर्ड आ गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या कि जो आधार बिल पास किया गया है तो आधार से रिलेटेड कुछ उसमें टर्म्स दिए गए थे, तो उसमें क्या हुआ कि पूछा गया था कि जो आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसे बेनिफिट्स दिए जाएंगे किसी को तो आधार उसके लिए मैंडेटरी होगा क्या, हाँ होगा, ठीक है ना। ये आधार का जो आधार एक्ट अभी जो पास हुआ है उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। दूसरा दिया गया है कि स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा, मतलब स्टेट जो है किसी प्राइवेट पार्टी से जो भी आधार से रिलेटेड डाटा है प्राइवेसी है वो किसी के साथ वो शेयर नहीं करेंगे। ये चीज़ें दोनों आधार एक्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया है B 3 and 2 and 4, ठीक है ना। अब इसके बारे में और डिटेल्स दिया गया है, कुछ यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं करंट अफेयर्स का, तो इनसे क्वेश्चन वो पूछा गया। अच्छा हाँ देखिए अब ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन एक के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ रिलेटेड से ये चीज़ था, ये एक्ट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी न किसी तरह से लिंक था और ये न्यूज़ में था, एक नया एक्ट पास हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी ने पूछा, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक न्यूज़ है हेडिंग मैंने और हिंदुस्तान टाइम्स का है, तो इसको क्लिक करके मैंने आप लोग इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप नोट्स बना सकते हैं। हाँ ये चीज़ ज़रूर करना है, जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं या जो हिंट्स दिए हैं लिंक दिए हैं उनको क्लिक करके आपको नोट्स बना लेने हैं, या जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिए हैं उनसे रिलेटेड आपको नोट्स बना लेने हैं अपार्ट फ्रॉम द लक्ष्मी का, क्योंकि मैंने कहा ना कि 20 में से 18 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन इन लिंक को अगर फॉलो अप कर लेते हैं या जो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे रहा हूँ तो उस 20 में से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सब टॉपिक था यूनियन बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए 2011 का क्वेश्चन है
कि व्हेन एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय लोकसभा, अगर लोकसभा यूनियन बजट को पास नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन साइन करना पड़ता है और जो गवर्नमेंट है वो फॉल कर जाती है। क्यों? क्योंकि यूनियन बजट में आपको पास करने के लिए आप पास नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में, इसका मतलब योर गवर्नमेंट इज़ नॉट इन मेजोरिटी और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे अपना रेजिग्नेशन कहता है सबमिट करना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया है। अब ये बजट का ही क्वेश्चन है, इसीलिए देखिए ये 2011 का ही क्वेश्चन है। 11 में ही 2 क्वेश्चन बजट से पूछ दिया गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो ये पूछ दिया गया कि अगर बजट पास नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। चूँकि 2011 की बात है तो उस समय इजी क्वेश्चन पूछा जाता था। 2011 से लेकर 20 तक यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन का लेवल बहुत डेप्थ कर दिया। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन काफ़ी ऊपर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन हैं। लेकिन और आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे क्वेश्चन का टफनेस और डीपनेस बढ़ते जाएगा। लेकिन एक खासियत यही है यहाँ पे कि इन्होंने क्वेश्चन का डीप बढ़ाया लेकिन क्वेश्चन का एरिया नहीं बढ़ाया, ब्रॉड नहीं किया है। डीप गए लेकिन ब्रॉड नहीं गया, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे सब टॉपिक्स को कवर नहीं करे। टॉपिक उन्होंने सेम वही रखा है लेकिन उनमें डीप जाते गए। तो आप एक टॉपिक को तैयार करें, जैसे मान लीजिए बजट से रिलेटेड, यूनियन बजट से रिलेटेड चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो प्रिपेयर एवरी पॉइंट ऑफ दैट यूनियन बजट। उसमें जो वोट ऑन अकाउंट है, इंतरिम बजट है, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ में क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि ए वोट अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट वाइल द इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीव। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए डील करता है। ठीक है ना। जबकि जो इंतरिम बजट होता है उसमें एक्सपेंडिचर और रिसीव्स, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ये एक टॉपिक है। 2014 में से क्वेश्चन, इसका मतलब 12-13 में क्वेश्चन नहीं पूछे, 14 में क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर अ मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एलोकेशन अमॉन्ग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। हाँ, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है कि वो वही रूल्स बनाते हैं कि कैसे कैसे बिजनेस को, ट्रांजेक्शन को किया जाए सही तरीके से। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन ऑफ इंडिया विल बी एक्सपेक्ट इन द टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट से यूपीएससी पिछले 10 सालों में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर इन द टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है जो कि फंक्शन करता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करके। ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है। क्योंकि ये बजट से रिलेटेड वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस जो भी होते हैं वो पास करते हैं। इस टॉपिक को समझ में आया था किधर रखूँ, लेकिन ये बजट से रिलेटेड मुझे लग रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है ना। विद द रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको कह रहा है कि आप बताइए कि क्या है। इसमें पहला दिया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ यूनियन बजट। इसका मतलब पूछ रहा है कि यूनियन बजट का प्रिपरेशन कौन करता है, कौन बनाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाता है, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाता है। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें केवल ये 2 वाला स्टेटमेंट सही है, जिसका मतलब है कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई भी पैसा वहाँ से नहीं निकाला जा सकता अनलेस एंड अनटिल विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यही स्टेटमेंट था 2011 का क्वेश्चन? इस बात को आप समझ रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ कि जिसने 2011 का क्वेश्चन पढ़ा है कि हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसे निकालने के लिए अथॉरिटी किसको है, पार्लियामेंट को, तो ये वही स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाया गया है। इस बात को कौन कौन एग्री करेगा? अभी देखें, यही स्टेटमेंट था और यहाँ पे यही आंसर है, केवल 2।
तीसरा स्टेटमेंट क्या, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द अथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देख रहे हो वहाँ पे चैप्टर में टॉपिक में क्या था, वहाँ पे ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है। देखिए ये ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया है 2011 के बाद 15 में 4 साल बाद क्वेश्चन बनाया तो उसने ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया। उसने क्या किया, पब्लिक अकाउंट से कह रहा है कि पैसे निकालने के लिए भी पार्लियामेंट का अथॉरिटी चाहिए, नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो देखिए उनसे क्वेश्चन किस तरह से बनाए, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 11 12 13 14 20 तक जाएंगे तो वो विज़न मैं आप लोग को दिखाते जाऊंगा और ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये उससे रिलेटेड कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे दी है, आप उसको पढ़ लेंगे या लक्ष्मीकांत में जाके इटसेल्फ आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक, सब टॉपिक मोशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो मोशंस हैं, कुछ मोशन से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन से क्वेश्चन पूछा है कि पर्पज क्या होता है एडजॉर्नमेंट मोशन का। तो पर्पज एडजॉर्नमेंट मोशन का यही होता है कि टू अलाउ द डिस्कशन ऑन डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस। पब्लिक के इम्पोर्टेंस में हित में कोई अर्जेंट मैटर हो जिसको डिस्कशन के लिए अलाउ किया जाता है उसको एडजॉर्नमेंट मोशन कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। ये चैप्टर ये सब हेडिंग क्या था हमारा, यहाँ सब हेडिंग था मोशंस। देखिए 2000, अब देखिए यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन पूछा, 2014 में फिर मोशन से क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब द टॉपिक वाज फिक्स एंड यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन देयर डिफिनिट एरिया ऑफ टॉपिक और सब्जेक्ट का सब टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। इसका आंसर है सी, मतलब दोनों के दोनों सही है। कैसे, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी जगह नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन नहीं किया गया है। सही बात है, कहीं नहीं मेंशन किया गया, इट्स अ कन्वेंशन। कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में ये चीज़ नहीं लिखा गया है कि कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, ठीक है ना। लेकिन ये कन्वेंशन है कि अगर कॉन्फिडेंस मोशन तुम शो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। देखिए कि आपका गवर्नमेंट जो चल रहा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित नहीं है इस बात को। अब पता नहीं क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये तो लिख के होना चाहिए। लिख देते तो शायद वो कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो सरकारें मिला जुला के कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, या फिर कुछ देर के लिए प्रेसिडेंट होल्ड कर देता है तो किसी सेकेंड हायर पार्टी को देता है कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो, इनस्टेबिलिटी ना हो कंट्री में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिख दिया गया तो फिर तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, शायद इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। एस, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट क्या होगी, गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। और राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, वहाँ से कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज़ पास नहीं होती है, केवल लोकसभा में पास होती हैं टू प्रूव द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब वहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे तो हम वहाँ के नो कॉन्फिडेंस मोशन को और तैयार कर लेंगे और एडजॉर्नमेंट मोशन। तो 2 3 4 मोशन है, उन 4 मोशन को आप जाके तैयार कर लें, लेकिन ये 2 मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं आप जाके तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ओह माय गॉड, शायद ऑडियो ये प्रॉपर नहीं आ पाया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब मैं क्या करूँ, चेक करूँ क्या, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए आप। हाँ हेलो फ्रेंड्स, चूँकि शायद इसका स्पीकर दूर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या पता प्रॉपर साउंड आया है कि नहीं। इस वजह से मैं अभी इस टॉपिक को कट कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो बाकी 4 से लेकर 20 तक 12 तक जो मेन टॉपिक हैं, जैसे ये लोकसभा एंड राज्यसभा से रिलेटेड यहाँ से है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालता हूँ। इस वीडियो को पहले मैंने चेक करके देखता हूँ क्या है कि नहीं, ठीक है ना। ये अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि
चीज़ें आप समझ पा रहे हैं नहीं, जो डिकोडिंग मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। और आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, तो फिर नेक्स्ट जो होगा मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को डालूंगा और समझाऊंगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसको आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। आगे का वीडियो मैं बनाता हूँ इसमें, क्योंकि कंटेंट है तो केवल मेरे को समझाने हैं, समझा के बताने हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।